थ्री। नमस्कार दोस्तों, कल जैसे हमने बात की थी रूपरेखा निर्माण के बारे में, तो आज का भी टॉपिक रूपरेखा निर्माण ही है, जिसके अंतर्गत कल हमने देखा था कि अस्पष्ट रूपरेखा किसे कहते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि स्पष्ट रूपरेखा की मतलब सिनॉप्सिस एक सही बनाने का तरीका क्या होता है, जिसको हम सिस्टमैटिक हम कैसे बनाते हैं। कल जैसे मैं आप लोगों को बताई थी वो अस्पष्ट रूपरेखा थी, उसमें क्या क्या कमियाँ थी। आज मैं स्पष्ट रूपरेखा आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि हम किसी टॉपिक या कभी हम शोध ग्रंथ बना रहे हैं तो हम जो शीर्षक लेते हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए और हम उसको किस प्रकार से हम उसकी कमियों को दूर करें, ये हमारा काम रहता है। और हमारा सिनॉप्सिस इस प्रकार से अच्छा बने क्योंकि लोग उसे देखकर क्या बोलते हैं, उसमें कोई भी गलतियाँ बता नहीं पाए। तो रूपरेखा क्या होता है अंग्रेजी में, जैसे हम इसे बताते हैं कि इसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं। जैसे समानार्थी रूप में हम प्रयुक्त करते हैं कि रूपरेखा या प्रारूप या शोध का एक बीज बोल सकते हैं कि वह हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जिसका संपूर्ण विकास शोध प्रबंध के वटवृक्ष के रूप में हम उसको विस्तृत होकर बताते हैं। मतलब कि यह उसका बुनियादी गुणावट होता है जिसमें शोध प्रबंध का एक ट्रेवर प्रदान किए जाते हैं कि किस प्रकार से होता है वो हमारा शोध प्रबंध किस प्रकार से होगा। तो हमें निम्नलिखित जो बिंदुएं रहती है उस पर हमें फोकस करना पड़ता है कि हमें अपने दृष्टि या बिंदु को डालना पड़ता है कि किस प्रकार से हम रूपरेखा को एक अपने सिनॉप्सिस को एक किस प्रकार से हम रूपरेखा देते हैं, निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे कि हमें प्रस्तावित अध्याय का पहले फर्स्ट पॉइंट आता है कि किसी भी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस विषय की रूपरेखा तैयार की जाती है कि उसमें अध्ययन, चिंतन और विशेषज्ञों के आदान प्रदान के द्वारा हम उसे तैयार करते हैं कि उसमें क्या क्या उसमें हम सुव्यवस्थित उसको हम रख सकते हैं, किन किन लाइनों को हम किस किस पॉइंट को हम पहले रखते हैं। इस प्रकार से हम एक रूपरेखा, तो यहाँ पर मैं एक आप लोगों को एक रूपरेखा का प्रारूप बता रही हूँ। इस प्रकार से हम कोई भी टॉपिक जब हम लेते हैं तो हम किस प्रकार से उसको निर्धारित अध्यायों में हम उसको विभक्त करते हैं और उसके हम उपशीर्षक किस प्रकार से हम उसको फिर देते हैं। तो स्पष्ट रूपरेखा जैसे कि निराला काव्य के विविध आयाम, ये हमारा टॉपिक है आज का कि निराला के काव्यों की विविध आयाम, ये हमारा शोध ग्रंथ का विषय है। जैसे कि मैंने निराला को लिया है इस काव्य में, तो निराला के काव्य मतलब उनकी कविता पर हम अपना शोध ग्रंथ तैयार करने वाले। तो जैसे इसका पहला पॉइंट है मेरा अध्याय 1 की निराला के काव्य का सिद्धांत क्या होनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत हमें उसके काव्य में विशेषता क्या है, उनकी कविता में विशेषता क्या है। तो जैसे मैं इसमें फिर सब पॉइंट्स बताऊंगी, तो ये हमारे उपशीर्षक के रूप में हम इसमें और भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी रचनाएं रहती है वैसे हम उसको 1.2 या 1.3 ऐसे करके हम लगातार बढ़ा सकते हैं, जिससे एक सीमित हम कोई भी जैसे डाटा या मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हमें संग्रहित करने में आसानी होती है कि हमें उससे संबंधित कितने सामग्री को हमें एकत्रित करके रखना है। तो इससे वह ज़्यादा अगर पर्टिकुलर हम इसी को ले लें तो हम उसे लिखते चले जाएंगे और एक वह बहुत लंबा हो जाता है विस्तारपूर्वक और किसी को भी समझने में भी वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करिए। इस कारण से हम इसको ऐसा डिवाइड करके उपशीर्षकों में डाल देते हैं, जैसे उसमें उनके काव्य भेद क्या है, काव्य भाषा क्या है या वर्ण विषय क्या है इत्यादि, तो हमें उसे समझने में आसानी होती है कि इसमें हम भाषा को उसको लेख या काव्य के प्रयोजन को क्या बताना चाह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो ये हमारे जो सिनॉप्सिस बनाने का तरीका है वो इस प्रकार से सही रहता है। या आदर्श एक रूपरेखा के रूप में हम इसको नाम देते हैं कि यह स्पष्ट रूपरेखा या आदर्श रूपरेखा, हम इस प्रकार से अपना सिनॉप्सिस देते हैं। वैसे ही अध्याय 2 हो गया, तो यह मैं अभी आप लोगों को 4 अध्याय तक इसके बारे में आप लोगों को बताई हूँ। तो यह हमारा पर्टिकुलर 8 या 6 अध्याय तक हम देखते हैं कि उत्तर ही बनता है अध्याय 6 या अध्याय 5, या लास्ट में हमारा कंक्लूजन करके 6 या 7 वह हमारा अध्याय डिवाइड होता है एक सिनॉप्सिस बनाने के तरीके में। या तो ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो उतना ही आपको उसमें फिर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए जितना सामग्री संकलित होता है उसके अनुसार से हम अपने अध्यायों को लें और हम आसानी से उसमें अपना काम सरलता से कर सकते हैं। तो हमें ऐसा टॉपिक में लें कि जिससे हमें मटेरियल आसानी से मिल पाए और हम लिखने में भी ज़्यादा क्या बोलते हैं दुविधा ना हो और आसानी से हम कर सकें। इस कारण तो
ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक निराला की काव्य की रचना, उसकी शिल्प कैसी है, भाषा कैसी है, या रूप रचना। तो कोई भी अगर हम हिंदी के साहित्यकार या उपन्यासकार या कविताकार या कहानीकार किसी को भी हम लेते हैं तो उनके काव्यों या उनकी भाषा शैली किस प्रकार से है, और या तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के उनके कवियों से तुलना की गई है, उनकी रचनाओं में विशेषता क्या है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है और हम उसमें किस प्रकार से अपने नए विचारों को हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा राष्ट्र निष्कर्ष और सामान ये सब रहता है, तो उसके द्वारा हम बताते हैं। तो एक सही तरीका बनाने का या आदर्श रूप से नॉवल बनाने का तरीका इस प्रकार से हम उसको डिवाइड करके हम बनाते हैं। तो पहला रहता है कि कोई भी अगर रूपरेखा बनाना है तो प्रस्तावित अध्याय का पहले हम जैसे शीर्षक में बताइए आप लोगों को ये देते हैं पहले हम शीर्षक, उसके बाद हम देते हैं कि किसी जिस संस्था से हम कर रहे हैं वहाँ की उपाधि, वहाँ के जगह का नाम, निर्देशक का नाम या शोधार्थी का नाम। फिर हमारा टॉपिक रहता है कि विषय की समस्या के अंतर्गत जो समस्या उत्पन्न होती है उसका हम संक्षिप्त विवरण देते हुए उसे हम प्रस्तुत करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जिस विषय में आप कर रहे हैं तो उस पर कार्य कितना हो चुका है, उसकी सीमा कितनी है, संक्षिप्त विवरण एक देना पड़ता है कि शोध की आवश्यकता क्यों है, उसकी महत्वता क्यों है, उसकी उपयोगिता पर हम प्रकाश डालते हैं कि मैंने अपना विषय क्यों लिया है, कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, या उसकी आज उपयोगिता क्या है, उसकी आवश्यकताएँ क्यों हो रही है, तो जिसके लिए मैं ये शोध का विषय इसको निर्धारित किया। तो ये हमारा मेन फोकस रहता है कि उसकी महत्ता, उसके विकास के बारे में हम बताते हैं और उस पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। फिर होता है कि जिस विषय में और क्या क्या कार्य हुए उस विषय से संबंधित इस विषय में, ये रहता है कि उसमें हम किस प्रकार से अपने नवीन तथ्यों को हम उसमें समावेश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे अध्ययन के लिए संभावित रूपरेखा प्रस्तुत की जाए, अध्ययन के लिए ये रहता है। नेक्स्ट आता है कि इस शोध के लिए कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता होती है, इस विषय से संबंधित हमें संभावित एक सूची तैयार करनी पड़ती है जिस पर हम सहायक ग्रंथ या हमारे संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत वो सारे हमारे निष्कर्ष या उस ग्रंथों के परिशिष्ट का हम किस किस का उपयोग कर रहे हैं वो एक हमें बनाना पड़ता है। तो रूपरेखा बनाने का ये तरीका है कि किस प्रकार से हम, तो एक रूपरेखा अत्यंत वैज्ञानिक है, यह अत्यंत वैज्ञानिक है और संक्षिप्त में भी रहता है और उसका विषय स्पष्ट और विवेचनपूर्ण भी होता है। तो कि जैसे कि बहुत सारे हमारे साहित्यकारों ने किया तो शोध ग्रंथ लिए हैं तो वो उसमें देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा हो गई या साहित्य की रूपरेखा किस प्रकार से है, भाषा शैली किस प्रकार से, फिर अध्यायों को हम शीर्षकों को उसमें हम वैज्ञानिक तरीके से हम उसको उसके अंतर्गत हम शोध का कार्य आरंभ करते हैं कि अध्यायों की संख्या बहुत अधिक भी ना हो कि हम उसको पूरा ना कर पाए और वो अपूर्ण लगे। इस प्रकार से हम सीमित अध्यायों में विभक्त करके, और शीर्षक भी ऐसा हो कि और उसके उपशीर्षक भी ऐसे है कि क्रमानुसार वह एक चलता चले जाए, भाषा हो गया या काव्य के उपरांत हो गया या समाज या संस्कृति दर्शन पर हम अपने विचार विमर्श कर सकते हैं, जिसमें पृष्ठ संख्या भी अंकित की जाती है और उसके आधार पर हम अध्यायों को इस प्रकार से अनावश्यक हम उसको बढ़ाना या विस्तार पूर्वक बना देना, जैसे बताइए कि हम अत्यंत तुलनात्मक भी मत करिए या शोध ग्रंथ हमारा अत्यंत छोटा भी ना हो जाए कि कुछ भी उसमें विस्तार पूर्वक या बहुत अधिक विस्तार, इसलिए हमें अध्यायों को एक से अधिक छोटे छोटे अध्यायों में विभक्त करना चाहिए कि शोध ग्रंथ में जो शीर्षक दिए जा रहे हैं वो अधिक से अधिक और दो अध्यायों में हम विभक्त करके उसे बहुत ही संक्षिप्त उसकी पूर्व पेटिका को हम उसमें बताते हुए अपने निष्कर्षों या अपने विचारों को हम उसमें बता पाएँ। तो हमारा रूपरेखा का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि वह उपयोगी रहे और उसमें महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें भी उसमें संपूर्ण रूप से उस पर आ जाए। तो जैसे सहायक ग्रंथ सूची हम ले रहे हैं उसके संबंधित हम सहायक ग्रंथ सूची की सीधे विषय पर कार्य किया जाता है, अनावश्यक उसमें पीठिका या शोध ग्रंथ की सीमाओं को उसमें अध्याय को नहीं जोड़ा जाता है और शीर्षकों का विभाजन अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से भी उसमें किया जाता है। तो अध्याय और उपशीर्षकों को इसमें हम व्यवस्थित रूप से उसको संयोजित करके हम अपने एक अनुपात से उसका विवेचन करके हम उसको बनाते हैं और उसकी पृष्ठ संख्या को भी निर्धारित करके हम लिखते हैं कि हमारा कितना तक उसमें पृष्ठ संख्या हो सकता है। इस कारण से हमें अन्य शीर्षकों की पृष्ठ संख्या को भी उसमें संग्रहित करके हमें उपशीर्षकों को अलग अलग पृष्ठों में रख के हम उसको तैयार
करते हैं। तो एक आदर्श रूपरेखा इस प्रकार से हमारे शोध प्रबंध के लेखन में इसलिए आवश्यक है कि रूपरेखा का निर्माण एक केवल स्पष्ट हो, सीधा हो, सरल हो और संक्षिप्त हो और संप्रेषणीय हो और व्यापक स्वरूप वह प्रकट करता हो। तो इसमें भी हमारी मुख्य बातें रहती है कि विषय स्पष्ट हो, जैसे बताइए शीर्षक संक्षिप्त हो, सीधा हो, संप्रेषणीय हो, तो शोध प्रबंध की सारी संरचनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि रूपरेखा में विषय केंद्रीय आधार पर कोई महत्व उपलब्ध हो। इसका अभिप्राय है कि विषय के अंतर्गत ही हमें रूपरेखा का निर्माण भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रूपरेखा को मुख्य शीर्षक या उपशीर्षक में विभक्त करना चाहिए, क्योंकि शीर्षकों का अनुपात व्यवस्थित और संतुलित हो, क्योंकि अध्याय ना अधिक छोटा हो और ना अधिक बड़ा हो। इसका भी हमें ध्यान में रखकर हमें अध्यायों के शीर्षकों को विभक्त करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि विषय के अनुरूप जो भी मुख्य बिंदु है सभी को अलग अलग अध्यायों में हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसे बढ़ा सकते हैं। या कभी कभी ये होता है कि अन्यथा हम सीधे विषय को ना लेकर हम उस पर अपनी भूमिका भी एक तैयार कर लेते हैं, तो ये भी चीज़ रहता है। तो इस प्रकार से हम रूपरेखा का निर्माण सतर्कता से कर हमें उपयुक्त उसको हम बनाते हैं। और रूपरेखा का निर्माण करते समय हमें यदि एक औपचारिकता का भी निर्वाह किया जाता है तो बाद में शोध प्रबंध लिखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक समस्या यह भी होती है कि रूपरेखा शोध ग्रंथ लिखने के बाद भी कई बार हमें कई बार उसे बदलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रूपरेखा का निर्माण करना पड़ता है कि यह नहीं होता कि पहली बार हम जो बनाए हैं वह सटीक हो और सही हो। तो कई बार उसमें बहुत बार हमें फेरबदल या उसे बदलना भी परिवर्तन लाना पड़ता है अपने सिनॉप्सिस में या हमारे रूपरेखा के निर्माण में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें क्या बोलते हैं ध्यान में रखते हुए अपने सिनॉप्सिस का हम उसको रूपरेखा निर्माण देते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि रूपरेखा को हम एक शरीर की जो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं कि हमारे शोध प्रबंध में भी वह भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह ही काम करता है, जिस पर सारा शोध ग्रंथ हमारा टिका होता है। बहुत सारा शोध हमारे औपचारिक रूपरेखा के निर्माण के आधार पर भी किए जाते हैं। तो शोध ग्रंथ प्रस्तुत करते समय अधिकांशतः देखा जाता है कि रूपरेखा बदल दी जाती है या चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो रूपरेखा का निर्माण एक वैज्ञानिक प्रयोग या आदर्श रूपरेखा बनाते समय हमें एक वैज्ञानिक के सामान्य अनुसंधान के शोध की प्रयोगशाला में उसे अपने जैसे निर्देशक हो गया उनके संवाद स्थापित करके हमें उसे रूपरेखा का एक निर्माण करना चाहिए कि उसमें शीर्षक किस प्रकार से हो, शीर्षक किस प्रकार से हो, उसका हमें निर्माण करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रूपरेखा का प्रबंधन और किस प्रकार से हम एक आदर्श रूपरेखा को हम नाम दे सकते हैं या एक आदर्श रूपरेखा हम किस प्रकार से अपना तैयार करते हैं। तो ये हमारा मेन रहता है कि सिनॉप्सिस ही हमारे मतलब शोधार्थी के लिए सबसे मेन रहता है कि उसका शोध ग्रंथ का विषय कैसा हो, उसका सिनॉप्सिस कितना अच्छा, सरल और कितना संप्रेषणीय होता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर